निम्नलिखित स्थानों में से कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित स्थानों में से दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? सिमोगा, मासिन, अगुम्बे या फिर अम्बोली? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अगुम्बे। देखिए, अगुम्बे कर्नाटक में स्थित है जो समुद्र तल से 2725 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ वर्ष भर भारी वर्षा होती है, इसलिए इस स्थान को दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मासिन राम को दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान के रूप में जाना जाता है। मासिन राम से पहले ये स्थान मेघालय में ही था दोस्तों, ये चेरापूंजी। तो मासिन राम इस समय दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इसके पहले मेघालय का चेरापूंजी दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। प्रश्न है कि दक्षिण का चेरापूंजी, तो अगुम्बे जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, अगुम्बे को दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, इरी रेशम असम, मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, सहतूत रेशम झारखंड और टसर रेशम कर्नाटक। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं रेशम के प्रकार और उनके उत्पादक राज्य। सहतूत या मलबरी रेशम इसमें सबसे मतलब प्रथम स्थान पर या उत्पादक राज्यों में आपका कर्नाटक है। तो सहतूत रेशम में कर्नाटक, टसर रेशम में झारखंड, इरी रेशम में असम और मूंगा रेशम में असम महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है इरी रेशम असम, ये सही सुमेलित है और अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग के कोर यानी क्रोड से गुजर सकती है? तो दोस्तों, भूकंपी तरंगों में पी तरंगे या जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, प्राथमिक तरंगे, ये ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यमों से गुजर सकती हैं। एस तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे केवल ठोस और गैस माध्यम से गुजर सकती हैं, लेकिन ये तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। एल तरंगे जो होती हैं यानी धरातली तरंगे, ये मुख्यतः धरातल तक ही सीमित होती हैं। ये भी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। लेकिन पृथ्वी का बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। इसलिए केवल पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती हैं। अगला प्रश्न है, जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप बना वलन क्या कहलाता है? तो उत्तर है परिवलन, ऑप्शन सी। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं, तो परिवलन नामक वलन बनता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर निम्न को एक क्रमिक रूप में प्रस्तुत कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, एथनोस्फीयर, मेंटल, ठोस क्रोड और तरल क्रोड। तो इसमें आपको क्रम बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आपका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जो क्रम है वो सबसे पहले एथनोस्फीयर, उसके बाद मेंटल, फिर तरल क्रोड जो कि बाह्य होता है, बाह्य क्रोड, और तरल क्रोड, आंतरिक क्रोड यहाँ पे ठोस होता है। तो देखिए, सबसे पहले एथनोस्फीयर हो जाएगा यानी एक, उसके बाद मेंटल दो, फिर आ जाएगा तरल क्रोड, फिर ठोस क्रोड। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। देखिए, अटलांटिक अटलांटिक में जो महासागरीय कटक है वो है डॉल्फिन, प्रशांत महासागर में काकोस, इसके अलावा आर्कटिक। देखिए दोस्तों, आर्कटिक में क्या है, देख लेते हैं। आर्कटिक में मेंडलीव है, तो मेंडलीव से मिलान कर देते हैं। और अरब सागर में दोस्तों एडेन। तो सही उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, अटलांटिक में डॉल्फिन महासागरीय कटक है, आर्कटिक में मेंडलीव, अरब सागर में एडेन और प्रशांत महासागर में काकोस महासागरीय कटक स्थित है। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में ऊर्जा में चूना प्रधान कौन से होते हैं? देखिए, टेरोपाड, रेडियोलोरियन, डायटम या फिर ग्लोबीजेरिना।
तो आपको बताना है कि निम्नलिखित ऊर्जा में चूना प्रधान कौन से होते हैं। दोस्तों महाद्वीपों के वो दोस्तों जैविक और अकार्बनिक निक्षेपों के गहन सागरीय जमावों को चूने और सिलिका के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक चूना प्रधान पंख होते हैं जिसमें टेरोपाड और ग्लोबिजेरिना प्रमुख हैं, और सिलिका प्रधान पंख में रेडियोलोरियन और डायटम पंख प्रमुख होते हैं। तो चूना प्रधान में क्या क्या है? देखिए चूना प्रधान में आपके दोस्तों देखिए चूना प्रधान पूछ रहा है टेरोपाड और ग्लोबिजेरिना है। तो ग्लोबिजेरिना और टेरोपाड ये हो जाएगा 1 और 4। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस तट पर संकीर्ण महासागरीय महाद्वीपीय शेल्फ हैं? किस तट पर संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ हैं? चीन, कनाडा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट? तो उत्तर है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में। दोस्तों जिन भागों में तट के साथ तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ मग्न ढाल तीव्र होता है और अधिक ढाल वाला मग्न तट कम चौड़ा होता है। इसी के नाते दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर पर्वत और इंडीज के कारण तीव्र ढाल वाला संकीर्ण मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन या ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? तो उत्तर है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन जो है ये प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलवायु का उद्भव ग्रहीय वायुदाब पेटियों और हवाओं के मौसमी स्थान परिवर्तन के कारण होता है? तो उत्तर है दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु का जो उद्भव होता है वो ग्रहीय वायुदाब पेटी और हवाओं के मौसमी परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तड़ित मेघ कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्षा और वर्षण से कि किसे तड़ित मेघ कहा जाता है। तो दोस्तों कपासी वर्षा मेघ, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कपासी वर्षा मेघ को तड़ित मेघ कहा जाता है और ये मेघ धरातल के समीप काले और सघन रूप में पाए जाते हैं। आकाश में इनके कारण तीव्र गर्जन होता है और ये बड़े शहरों की तरह ऊर्ध्वाधर रूप में दिखाई देते हैं। इन मेघों से तीव्र वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, वायु परिसंचरण के विभिन्न प्रकारों में कौन एक वाताग्र जनन के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है। तो उत्तर है विरूपणी परिसंचरण। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। विरूपणी परिसंचरण जो है ये आपके वायु परिसंचरण के प्रकारों में से वाताग्र जनन के लिए उत्तरदायी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और विरूपणी परिसंचरण वाताग्र जनन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? आपको बताना है। तो ये है समताप मंडल। देखिए वायुमंडल की एक परत है समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ये वायुयान उड़ाने के लिए बहुत सुविधाजनक होती है और ये मंडल मौसमी हलचल से रहित होता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका कौन सा अनुक्रम सही है? आपको बताना है। तो सबसे अधिक उत्पादकता की ओर से आपको बढ़ना है सबसे कम उत्पादकता की ओर। तो देखिए घटती उत्पादकता के रूप में सबसे अधिक उत्पादकता मैंग्रोव वनों की, फिर घास स्थल की, उसके बाद झील और फिर महासागरों की होती है। तो दोस्तों सर्वोच्च उत्पादकता महाद्वीप महासागरीय मिलन स्थल जहां ज्वार नदमुख हैं वहां पे पाई जाती है। इसके अलावा वहीं पे दोस्तों क्या है मैंग्रोव वन क्षेत्र भी पाए जाते हैं। उच्च उत्पादकता का द्वितीय क्षेत्र उष्ण आर्द्र वनावरण या छिछली झीलें हैं और सबसे कम उत्पादकता गहरे महासागर, रेगिस्तान और आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर ये पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है? तो सही उत्तर है ऊर्जा पिरामिड। दोस्तों पिरामिड आकृति के रूप में प्रदर्शित विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा पिरामिड कहते हैं और ये पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है।
तो सही उत्तर है ऊर्जा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कौन सा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है? तो उत्तर है उत्पादक। पौधे जो होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है, आपको बताना है। ऑप्शन है 4.5 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 4.7 बिलियन वर्ष या 4.8 बिलियन वर्ष। तो सही उत्तर है दोस्तों, वर्तमान में ऐसे तो किसी सिद्धांत या विश्वस्त विधि का प्रतिपादन नहीं किया गया है जिसके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति का सही काल निर्धारण किया जाए, लेकिन पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष यानी 4.6 बिलियन वर्ष मापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो वसंत विषुव यानी वर्नल इक्विनॉक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? तो दो वसंत विषुव के बीच कितने दिन का अंतराल होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों 21 मार्च को वसंत विषुव की स्थिति होती है और इस स्थिति में सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ये स्थिति पुनः 21 मार्च के आने में यानी 365 दिन का समय लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दो वसंत विषुव के बीच में 365 दिन का अंतर होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा 365 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी को कितने टाइम जोन्स यानी समय क्षेत्र में बांटा गया है? तो उत्तर है पृथ्वी को कुल 24 समय क्षेत्र या टाइम जोन्स में बांटा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है, कैसे? तो उत्तर है समोच्च रेखाओं की निकटता से। देखिए तीव्र ढाल जो मानचित्र में होते हैं इनको समोच्च रेखाओं की निकटता से प्रदर्शित किया जाता है। धरातल पर समुद्र तल से मापन ऊंचाई वाले या समान ऊंचाई वाले निकटस्थ स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं और समोच्च रेखाएं मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शित करने की आदर्श विधि होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल तिथि रेखा से संबंधित है। देखिए जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब, देखिए पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, उसकी तिथि में? तो दोस्तों जब एक जहाज, देखिए 180 डिग्री देशांतर, आपका जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारत की ओर चलते हुए इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है और जब पूरब की ओर से चलते हुए पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है पश्चिम से पूरब, तो उत्तर है पश्चिम से पूरब जब वो पार करता है तो उसकी तिथि एक दिन घट जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में किस पर सबसे छोटा दिन होता है, आपको बताना है। पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो सही उत्तर है पृथ्वी पर। देखिए बुध पर जो दिन की अवधि होती है घंटे में 4222.6 घंटे, शुक्र पर 2802 घंटे और पृथ्वी पर 24 घंटे, मंगल पर 24.7 घंटे। तो इससे आप स्पष्ट हो जाइए कि पृथ्वी पर जो है सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल को मानव के निवास के अध्ययन के रूप में बताया? हार्टथॉर्न, हम्बोल्ट, रिटर या बैरोज? तो सही उत्तर है रिटर। दोस्तों रिटर ने भूगोल को पृथ्वी के धरातल को मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया और उनके अनुसार भूगोल का एक ही केंद्रीय नियम है पृथ्वी तल की घटनाओं और दृश्य जगत को और प्राकृतिक स्वरूपों को मानव प्रगति से संबंधित बनाना। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, वातावरणीय निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद के मुख्य अधिवक्ता कौन है? तो उत्तर है दोस्तों वातावरणीय निश्चयवाद का जन्म जर्मनी में हुआ था और इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता और मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजल थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रेडरिक रेटजल की महत्वपूर्ण रचना एंथ्रोपोजियोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत या लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी को प्रतिपादित किया था? सैडसर, डबलडे,
पर्ल और रीड या वकैसो? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्ल एवं रीड। दोस्तों, लॉजिस्टिक वक्र का सिद्धांत पहले तो क्यूटलेट के द्वारा 1835 में और वी वरहल्स्ट के द्वारा 1838 में दिया गया, लेकिन अमेरिका में लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को सही और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य रेमंड पर्ल और जो है लावेल रीड ने किया था। तो लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय पर्ल और रीड को दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट, जिसको जनसंख्या विस्फोट या उच्च जनसंख्या वृद्धि की दशा कहा जाता है, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी जन्म दर बहुत ऊंची हो और मृत्यु दर कम हो जाती है तो उसको जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। देखिए, मानव प्रजाति और अधिकांश व्यक्ति कहाँ से आते हैं, इनका सुमेलन करना है। मंगोल, दोस्तों मंगोल जो हैं ये दक्षिण कोरिया से आते हैं। काकेशायड ये जर्मनी से संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलायड श्रीलंका से और निग्रोइड जो हैं इथोपिया से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 1 3। मंगोल दोस्तों दक्षिण कोरिया, काकेशायड जर्मनी, ऑस्ट्रेलायड प्रजाति जो है श्रीलंका और निग्रोइड समूह जो है या प्रजाति इथोपिया से काफ़ी संख्या में लोग संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल्गा जलमार्ग बोल्गा डान नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा है? कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या प्रशांत महासागर? तो सही उत्तर है दोस्तों बोल्गा जलमार्ग जो है ये आपका बोल्गा डान नहर द्वारा काला सागर के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक सी। अगला प्रश्न आसान सा है, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों मानचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में है, जो काटन के वस्त्र यानी सूती वस्त्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों की कृषि किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है? रोपड़ कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या सहकारी कृषि? तो दोस्तों खट्टे फलों की कृषि मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत की जाती है और भूमध्य सागरीय कृषि में सर्वाधिक अंगूर की खेती होती है। अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन चतुर्थ श्रेणी में शामिल की जाती है आपको बताना है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तो आप जानते हैं, चतुर्थ श्रेणी में क्या शामिल किया जाता है? दोस्तों जो चतुर्थ श्रेणी होता है, देखिए चतुर्थ श्रेणी में ऐसी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिसमें क्या करते हैं कि चतुर्थक श्रेणी में तकनीकी सुविधा जैसे सूचना, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कला, साहित्य, शोध कार्य आदि की क्रियाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए सूचना और प्रबंधन, तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 और 4, यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 3 और 4, यानी सूचना और प्रबंधन, शोध, ये सब चतुर्थ श्रेणी क्रियाओं में शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक श्रमिक किस कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं? व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, रेड कॉलर या गुलाबी यानी पिंक कॉलर? तो आपको बताना है कि व्यावसायिक श्रमिक जो होते हैं ये किस कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं। तो उत्तर है दोस्तों व्यावसायिक श्रमिक जो होते हैं ये जो द्वितीयक वर्ग या व्यावसायिक श्रमिक की क्रियाओं में जो श्रमिक होते हैं उनको नीला कॉलर या ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। देखिए व्यावसायिक श्रमिक जो होते हैं उनको नीला कॉलर या ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। लेकिन अन्य क्रियाओं में जैसे देखिए प्राथमिक क्रिया, पहले जान लीजिए आप, प्राथमिक क्रियाओं में जो श्रमिक लगे होते हैं इनको रेड कॉलर यानी लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। द्वितीयक क्रियाओं में क्या होता है, ये उद्योग और क्षेत्र होते हैं उद्योग से संबंधित, इनको ब्लू कॉलर कहा जाता है। इसके अलावा जो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में संबंधित हैं उनको व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और जो पंचमक क्रियाएं यानी गोल्ड कॉलर श्रमिक कहा जाते हैं जो कि पंचमक क्रियाओं में लगे हुए हैं।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे कम स्त्री साक्षरता बिहार की 51.5% है। उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है 52.1%, फिर झारखंड, जम्मू और कश्मीर और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है आपको। खनिज जमाव और राज्य। खनिज जमाव का मतलब खनिज भंडार और उनसे संबंधित राज्यों को आपको बताना है। जिप्सम, दोस्तों जिप्सम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके निक्षेप राजस्थान में है और लगभग 80% भंडार जो है ये राजस्थान में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट के जो निक्षेप हैं या खनिज जमाव ये सर्वाधिक मात्रा में अरुणाचल प्रदेश में है। फ्लोर इस्पार, दोस्तों फ्लोर इस्पार गुजरात में लगभग इसके 66% भंडार पाए जाते हैं। और निकिल के भंडार सर्वाधिक ओडिशा में पाए जाते हैं, लगभग 93% भंडार। तो देखिए इस आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। डूरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। इसके अलावा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारत के राज्यों में से किसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? तो देखिए दोस्तों इसमें हिमाचल प्रदेश की सीमा ये केवल चीन से लगी हुई है। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और म्यांमार, NBM नेपाल, भूटान, म्यांमार से लगी हुई है। उत्तराखंड की सीमा, दोस्तों उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से, और मिजोरम की सीमा जो है ये आपकी बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तो सही उत्तर है सिक्किम की सीमा सबसे अधिक देशों से यानी 3 देशों से नेपाल, भूटान और म्यांमार से लगती है। तो याद कर लीजिए दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सिक्किम की सीमा सर्वाधिक 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और म्यांमार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? तो उत्तर है नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। ये नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। पल्लीवासल जल विद्युत परियोजना केरल के पल्लीवासल गांव में स्थित है। इसके अलावा अन्य जो हैं वो सही सुमेलित नहीं हैं। देखिए उकाई परियोजना ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। पायकारा परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। और शरावती परियोजना दोस्तों ये आपके कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए उकाई परियोजना गुजरात में, पायकारा तमिलनाडु में और शरावती कर्नाटक में स्थित है। सही सुमेलित पल्लीवासल जल विद्युत परियोजना ये केरल राज्य में है, जो कि सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? ऑप्शन है कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान के अरावली क्षेत्र, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र या पंजाब के शिवालिक क्षेत्र। तो सही उत्तर है सबसे पुरानी चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की हैं। दोस्तों धारवाड़ क्षेत्र की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। और अरावली पर्वतमाला का निर्माण भी इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। और ये संसार का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन से क्षेत्र जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट या तप्त स्थल माने जाते हैं? तो उत्तर है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय।
दोस्तों हॉट स्पॉट जो होता है ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। देखिए हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा होता है। देखिए जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड को हॉट स्पॉट या तप्त स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई है? ईसाई, हिंदू, सिख या जैन? तो पहले नंबर पे दोस्तों जैन का स्थान है, यानी हमारे यहाँ जो जैन धार्मिक समुदाय है उसमें सर्वाधिक साक्षरता 94.9%, उसके बाद ईसाई धर्म में 84.5% साक्षरता दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करेवा वैली या करेवा घाटी कहाँ पर स्थित है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड? तो उत्तर है ऑप्शन ए कश्मीर में। दोस्तों करेवा वैली कश्मीर में स्थित है और करेवा घाटी में पाई जाने वाली करेवा मिट्टी में केसर, बादाम, अखरोट, सेब और अन्य फलों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? आपको बताना है। ऑप्शन है स्वेज नहर, कील नहर, उत्तरी सागर नहर या न्यू वाटर वे? तो सही उत्तर है दोस्तों जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है और कील नहर ये 98 किलोमीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी नहर है। अगला प्रश्न है, देखिए विश्व का कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? सांटोस, साओ पालो, ब्यूनस आयर्स या जिबूती को? तो उत्तर है दुनिया का कॉफी पोर्ट या कॉफी पत्तन ब्राजील के सांटोस बंदरगाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल या गेहूं? तो उत्तर है चावल। दोस्तों चावल या धान जो है ये भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है और सबसे अधिक मात्रा में बोई जाने वाली फसल चावल है। भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, रूस या कोलंबिया? तो सही उत्तर है चीन। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों में चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। तो सही उत्तर है दोस्तों चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस अपर्दन चक्र संकल्पना में उत्थान और अपर्दन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं? आपको बताना है। तो देखिए कौन सा अपर्दन चक्र है जिसमें उत्थान और अपर्दन की क्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं? तो दोस्तों पिंक महोदय ने, पिंक एक विचारक हैं, इन्होंने उत्थान और अपर्दन क्रिया को साथ साथ स्पष्ट किया और उनका मानना है कि स्थल रूपों का विकास उत्थान और निम्नीकरण की दर दोनों के पारस्परिक संबंधों की प्रावस्था का प्रतिफल होता है, यानी कोई भी लैंडस्केप या भूदृश्य उत्थान की दर और अपर्दन की दर द्वारा निर्धारित होती है। तो दोस्तों सही उत्तर है कि ये हैं पिंक। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पिंक। अगला प्रश्न है, अधः कर्तित विसर्पों का निर्माण होता है? आपको बताना है किस तरह से अधः कर्तित विसर्पों का निर्माण होता है। तो दोस्तों नदियां जो होती हैं ये जलीय प्रक्रमों के अपर्दन की शक्ति के आधार पर ऋणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप त्वरित गति से विद्ध को नवोन्मेष कहा जाता है। नवोन्मेष के कारण अधः कर्तित विसर्पों का निर्माण होता है। दोस्तों नदियां जो होती हैं नवोन्मेष के कारण अपनी घाटी को निम्नवर्ती अपर्दन के कारण पुनः गहरा करने लगती हैं और नवोन्मेष के कारण नवीन स्थल रूपों का निर्माण होता है और इस तरह के स्थलाकृति को बहुचक्रीय स्थल रूप कहते हैं, जिनमें प्रमुख अधः कृतिक विसर्प, निक पॉइंट, युगल वेदिका और घाटी के अंदर घाटी या बहुमंजिली घाटी पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भूदृश्य में जलप्रपातों और छिप्रिकाओं की बहुलता किसका द्योतक होता है? आपको बताना है।
तो दोस्तों जब नदी अपनी युवावस्था में होती है तो जलप्रपातों और क्षिप्रिकाओं का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों, जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के ऊपर अधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। जबकि क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम और ढाल सामान्य होता है। तो भूदृश्य में जलप्रपात और क्षिप्रिकाओं की बहुलता नदियों के युवावस्था का द्योतक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति पवन के अपरदनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है? इंसेलबर्ग, बरखान, ड्राई केंटर या गारा या छत्रक शिला। तो दोस्तों इंसेलबर्ग, ड्राई केंटर, गारक या छत्रक शिला पवन के अपर्दन से होता है, जबकि बरखान का निर्माण पवन के निक्षेपण कार्य से होता है। बरखान जो है ये पवनों के द्वारा निक्षेपण से होता है। इंसेलबर्ग, ड्राई केंटर और गारा या छत्रक शिला पवन के अपरदनात्मक स्थल का रूप होता है। तो बरखान इसमें अलग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। कारण और कथन और कारण दिया गया है। वायु की निक्षेपणी क्रिया के कारण स्कर बनते हैं। तो दोस्तों लेकिन सही नहीं है कथन, क्योंकि वायु की निक्षेपणी क्रिया के कारण स्कर का निर्माण नहीं होता है, बल्कि स्कर का निर्माण हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा निक्षेपण के द्वारा होता है। कारण है कि स्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, स्कर लंबे, सकरे और सर्पिलाकार कटक होते हैं। इनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ए गलत है, लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी और देश हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इरेबस जापान ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इरेबस जो ज्वालामुखी है ये दोस्तों आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के रास द्वीपीय क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इरेबस अंटार्कटिका में है। देखिए हम नोट कर दे रहे हैं, अंटार्कटिका में इरेबस ज्वालामुखी स्थित है। माउंट अनुंग दोस्तों, माउंट अनुंग इंडोनेशिया में, ग्रिम्सवोटन आइसलैंड में और किलायू संयुक्त राज्य अमेरिका में किलाइया ज्वालामुखी है। तो इरेबस जापान में नहीं बल्कि अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये सही कथन है। और यदि यह क्षोभ मंडल में उपस्थित हो तो एक प्रदूषक बन जाती है। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अधिकांश ओजोन गैस जो है वो समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच मौजूद है, जहां ये सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करती है दोस्तों। लेकिन धरातल या क्षोभ मंडल के समीप अगर जो ये गैस आ जाती है तो फेफड़ों के ऊतक और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। यानी जब क्षोभ मंडल में उपस्थित हो तो ये एक प्रदूषक बन जाता है। तो कुल मिलाकर एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो उत्तर है दोस्तों, पवनों के अनुसार क्रम परिवर्तित करने वाली पवनें मानसून कहलाती हैं। और वास्तव में मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार पूर्ण परिवर्तन होता है। तो उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए, मानसूनी जलवायु पवनों का मौसमी उत्क्रमण जो है प्रारूपी अभिलक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, अश्व अक्षांश किसे या कहाँ स्थित है? तो उत्तर है 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में अश्व अक्षांश स्थित है। तो अश्व अक्षांश जो होते हैं दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उच्च वायुदाब पेटी में स्थित होते हैं। और ये पेटी दो विपरीत धरातली हवाओं, व्यापारिक और पछुआ पवनों के बीच जो है विभाजन का कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पूछ रहा है कि रा सभी तरंगे संबंधित हैं। दोस्तों ये देखिए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक जेट प्रवाह की स्थिति और विस्तार में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से जेट प्रवाह पश्चिम से
पश्चिम से पूर्व दिशा में विसर्पी मार्ग पर अग्रसर होता है और जेट प्रवाह के इस विसर्पी मार्ग को रासभी या रासबी वेव्स कहा जाता है। दोस्तों, रासबी वेव्स जो होते हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो सही उत्तर है जेट स्ट्रीम से। ये देखिए, स्पेलिंग है ROSSBY, रासबी वेव्स। दोस्तों, रासबी वेव्स जेट स्ट्रीम से संबंधित होती हैं। दोस्तों, इसका नाम रासबी इसलिए पड़ा क्योंकि जेट प्रवाह के विसर्पी मार्ग की खोज CJ रासबी ने 1937 में किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, वायुदाब, जो हमारा वायुदाब है उसका एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम को प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर है वायुदाब अचानक कम हो जाए तो ये तूफानी मौसम का द्योतक होता है और वायुदाब का मापन बैरोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में सागरी गर्त है और दूसरे में महासागर का नाम है कि वो गर्त कहाँ स्थित है। सुंडा गर्त, सुंडा गर्त दोस्तों पूर्वी हिंद महासागर में, यानी A का 3 हो जाएगा। मेरियाना ट्रेंच आप जानते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, B का दूसरा हो जाएगा। पोर्टो रिको गर्त दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी उत्तरी अंध महासागर में स्थित है और आटाकामा गर्त जो है ये आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो देखिए 3 2 1 4, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1 4, ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर की औसत गहराई कितनी है? दोस्तों, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर है। याद रखिएगा, सही उत्तर है 3900 मीटर अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 3940 मीटर है और हिंद महासागर की औसत गहराई 3840 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारगैसो सागर किसके लिए प्रख्यात है? तो आप जानिए दोस्तों, सारगैसो सागर क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखी धारा, गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा द्वारा एक प्रतिचक्रवाती प्रवाह क्रम पाया जाता है, जिसके अंतर्गत शांत और गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सारगैसम नामक घास फैली हुई है, जिस कारण इस भाग को सारगैसो सागर कहा जाता है। तो उत्तर है दोस्तों सारगैसो सागर समुद्री शैवाल से भरा हुआ स्थिर जल है, जिसको सारगैसो सी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? आपको बताना है। वलन, भ्रंशन, मलबा का एकत्रण या प्लेट विस्थापन? तो उत्तर है मध्य अटलांटिक कटक, ये आपके प्लेट विस्थापन से जो है उत्पन्न हुई है, निर्मित हुई है। देखिए, मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर की प्रमुख स्थलाकृति है, जो उत्तर में आइसलैंड के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक यस की आकृति में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और ये संपूर्ण सागरी क्षेत्र में 4,000 मीटर से नीचे नहीं है। इसकी उत्पत्ति जो है अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के मध्य अपसरण वाले रचनात्मक किनारों के सहारे हुई है। तो उत्तर है मध्य अटलांटिक रिज प्लेट विस्थापन के कारण निर्मित हुई है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल पालिप वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है? वर्ष पर्यंत सागरीय जल का औसत मासिक तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा दोस्तों अवसाद मुक्त स्वच्छ सागरी जल सही है। 30 प्रति हजार से 40 प्रति हजार के बीच महासागरीय लवणता, तो ये आपका दोस्तों प्रवाल पालिप वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है। और महासागरों के प्रकाशित मंडल का ऊपरी भाग, दोस्तों प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और सागरी जल का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। प्रवालों के विकास के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक लवणता प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक है।
दोस्तों, प्रवालों के समुचित विकास के लिए औसत सागरी लवणता 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी आपका जो है पूछ रहा है कि प्रवाल पालिप की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका प्रवाल पालिप वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा भूगोल का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। कई सारे प्रश्न इसमें आसान हैं और रिवाइज किए हुए हैं। कुछ प्रश्न नए हैं जिनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।